जोधपुर नाम के गांव में रजनी अपने पति महेश, सासू माँ और दो बेटियों के साथ रहती थी। रजनी एक बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसका ससुराल बहुत अमीर था। महेश ने अपने माँ के खिलाफ जाकर रजनी से शादी की थी। महेश की माँ हमेशा चाहती थी कि महेश एक अमीर लड़की से शादी करे जो घर में बहुत सारा दहेज लेकर आए। लेकिन जब महेश ने रजनी से शादी कर ली तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि रजनी घर में कोई दहेज लेकर नहीं आई थी। इसलिए वो हमेशा रजनी से चिढ़ती रहती थी। उसे तो वो कभी अपनी बहू भी नहीं मानती थी। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन उसकी सास में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी सास उससे तो चिढ़ती ही थी, लेकिन उसकी दोनों पोतियां अब 5-5 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी दोनों पोतियों से भी प्यार नहीं करती थी। दादी माँ, मुझे संतरे खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे लिए संतरे लेकर आओ ना। चल जा यहाँ से। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू मेरे आसपास मत आया कर। ना तो मुझे तेरी माँ पसंद है और ना ही तुम दोनों बहनें मुझे अच्छी लगती हो। जितना हो सके मुझसे दूर ही रहा करो। इतना कहकर शारदा अपनी पोती पिंकी को चाटा मारती है तो पिंकी रोती हुई अपने मम्मी के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मैंने दादी माँ के पास जाकर कहा कि मुझे संतरे खाना है, आप मुझे संतरा दिला दो, तो दादी माँ ने मुझे डांटा और चाटा भी मारा। हाँ मम्मी, दादी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। मैं भी जब उनसे कुछ कहती हूँ या उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे भी डांट कर भगा देती है, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो मुझे भी चाटा मार देती है। मेरी सभी सहेलियाँ कहती है कि उनकी दादी माँ उनसे बहुत प्यार करती है, तो फिर हमारी दादी माँ हमसे प्यार क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी दादी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद दादी माँ तुमसे परेशान हो गई होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें संतरा खाना है ना? चलो, मैं तुम्हें संतरा दिलाकर लाती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी मम्मी। ठीक है बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। रजनी अपने दोनों बेटियों को लेकर संतरे खरीदने के लिए घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद उन्हें रास्ते में संतरे का एक बाग दिखाई देता है। माँ, वो देखो, वहाँ पर संतरे का बाग है। चलो, हम उसके अंदर चलते हैं। हम दुकान से तो संतरे लेकर हमेशा ही खाते हैं, लेकिन मैंने कभी बाग का ताज़ा संतरा नहीं खाया। चलो ना, हम सब इस बाग के अंदर चलते हैं। मम्मी, मुझे भी बाग वाला संतरा खाना है। चलो ना, हम अंदर चलते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले हमें अंदर जाकर इसके मालिक से बात करनी होगी। ठीक है मम्मी। रजनी अपने दोनों बेटियों को लेकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बाग में इतने सारे सुंदर सुंदर संतरों को देखकर उसका मन भी उन्हें खाने को कर जाता है। ये संतरे तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। वैसे यहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन हम यहाँ से जितने भी संतरे तोड़ेंगे उसके पैसे एक पेड़ के नीचे रख जाएंगे, ताकि मालिक को इन संतरों के पैसे मिल जाए। वो पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए मैं उस पेड़ से जाकर ही संतरे तोड़ूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से चढ़ना, कहीं तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। ठीक है मम्मी। पिंकी भागकर उस संतरे के पेड़ के पास जाती है। अरे, जब मैंने वहां से इस पेड़ को देखा तो ये पेड़ छोटा लग रहा था, लेकिन अब ये पेड़ कितना बड़ा लग रहा है। मैं तो इस पर चढ़ ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही अपने संतरे दे दूंगा। अरे, ये कौन बोला? कहीं ये पेड़ तो मुझसे बात नहीं कर रहा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूं। लेकिन तुम तो एक पेड़ हो, तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई मामूली पेड़ नहीं, मैं तो एक जादुई संतरे का पेड़ हूं, इसीलिए मैं तुमसे बात भी कर सकता हूं और तुम्हें खुद ब खुद ये संतरे भी दे सकता हूं। बताओ, तुम्हें कौन सा वाला संतरा चाहिए? मुझे वो वाला संतरा चाहिए जो सबसे ऊपर लगा है, वो एकदम गोल मटोल है। अच्छा, तो रुको, मैं तुम्हें अभी वो संतरा देता हूं।
जादुई संतरे का पेड़ खुद ब खुद उस संतरे को नीचे गिरा देता है। तभी पिंकी उस संतरे को अपने हाथ में उठाकर कहती है, जादुई संतरे के पेड़, ये तो सिर्फ एक ही संतरा है, तुम मुझे कुछ और संतरे दो ना। एक संतरा मेरी बहन के लिए, एक मेरी मम्मी के लिए और 2 मेरी दादी माँ और पापा के लिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें सिर्फ 4 नहीं बहुत सारे संतरे देता हूँ। इतना कहकर जादुई संतरे का पेड़ अपने पेड़ से बहुत सारे संतरे नीचे गिरा देता है। पिंकी उन संतरों को समेटने लगती है, लेकिन वो अकेले इतने सारे संतरों को अपने हाथों में नहीं पकड़ पाती। मुझसे तो ये इतने सारे संतरे उठाए ही नहीं जा रहे हैं, मैं इन्हें अपनी मम्मी और बहन के पास कैसे लेकर जाऊं? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बास्केट देता हूँ, तुम उस बास्केट में ये सारे संतरे रखकर ले जाना। जादुई संतरे का पेड़ अपने जादू से उन सभी संतरों को एक बास्केट में भर देता है। तभी पिंकी उस बास्केट को अपने हाथ में उठा लेती है। ये बास्केट तो बहुत भारी हो गई, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई संतरे के पेड़, वरना मैं अकेले तो इतने सारे संतरे कभी भी नहीं तोड़ पाती। अरे इतने सारे संतरे क्या, मैं तो संतरे तोड़ने के लिए तुम पर चढ़ भी नहीं पाती। कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें जब भी संतरे खाने का मन हो तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें ढेर सारे संतरे खिलाऊंगा। थैंक यू जादुई संतरे के पेड़। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वहाँ पर मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही होंगी। पिंकी संतरों से भरी बास्केट लेकर अपनी मम्मी और बहन के पास जाती है, तो उसके पास इतने सारे संतरे देखकर वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे पिंकी, तुमने इतने सारे संतरे कहाँ से तोड़ लिए? अरे रिया, हम यहाँ पर संतरों के बाग के अंदर खड़े हैं, मैंने यहीं से ये सारे संतरे तोड़े हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया बेटा, इतने देर में हम दोनों मिलकर भी इतने संतरे नहीं तोड़ पाए जितने संतरे तुम अकेले तोड़कर ले आई हो। नहीं माँ, मैं ये सारे संतरे अपने आप तोड़कर नहीं लाई, वहाँ पर वो जादुई संतरे का पेड़ है, उसी ने मुझे ये सारे संतरे खुद तोड़ कर दिए हैं। अच्छा, अब संतरे के पेड़ भी जादुई होने लग गए? तू तो न जाने आजकल क्या क्या बातें बनाकर बोलती रहती है। मैं यहाँ पर इन सभी संतरों के पैसे रख देती हूँ, उसके बाद जल्दी से घर जाकर सबके लिए खाना भी तो बनाना है। रजनी सभी संतरों के पैसे रखकर उन दोनों को लेकर घर चली जाती है। शाम के समय जब महेश काम से घर लौटता है तो वो बहुत ही परेशान होता है। क्या बात है जी, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा, मैं भी बहुत देर से तुझे देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रहा है, कोई बात है तो बता ना। बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है माँ। मैंने तो सोचा था कि विक्रम भरोसे के लायक इंसान है, लेकिन उसने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। क्या मतलब, क्या कर दिया बेटा विक्रम ने? आप लोगों को तो पता ही है, मैं विक्रम के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा था। आधा बिजनेस तो पहले ही उसका था, लेकिन उसने धोखे से बाकी का आधा बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया। अब कंपनी के अंदर मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इससे पहले कि महेश आगे कुछ और बोल पाता, तभी उसके घर पर कुछ लोग आते हैं। तुम्हारा ही नाम महेश है ना? हमें यहाँ पर विक्रम सर ने भेजा है। अब तुम्हारा यह घर भी उनके नाम पर है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। क्या ये सब तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? उसे मेरा बिजनेस छीनकर चैन नहीं मिला, जो अब वो मेरा घर भी हड़पना चाहता है। मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा। हमारे पास तुम्हारे घर के पेपर है, तुमने खुद ही अपने घर को विक्रम सर के नाम पर किया है। अगर तुमने अभी के अभी घर को खाली नहीं किया तो हम तुम्हारे सारे सामान को बाहर निकाल कर फेंक देंगे, और तुम पुलिस में हमारी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन पेपर्स में ये घर अब विक्रम सर का है। बिजनेस पार्टनर के किए गए धोखे की वजह से महेश को अपने बिजनेस के साथ साथ अपना घर भी गंवाना पड़ता है। वो अपनी माँ और बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरी वजह से आप लोगों को ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैंने विक्रम पर भरोसा ना किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता।
पापा, विक्रम अंकल की वजह से हम अपने घर से बेघर हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरा एक दोस्त है, जादुई संतरे का पेड़। मैं उसके पास जाकर उससे मदद मांगती हूँ। वो हमारे घर और बिजनेस को वापस दिलाने में जरूर हमारी मदद करेगा। इतना कहकर पिंकी वहां से दौड़कर जादुई संतरे के पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पिंकी, तुम्हारे पापा का बिजनेस और तुम्हारा घर मैं तुम्हें फिर से वापस दिलवाऊंगा। मैं अपने संतरों को अभी उसके पास भेजता हूं, वो उस विक्रम की अकल को ठिकाने लगा देंगे। जादुई संतरे का पेड़ अपने एक जादुई संतरे को विक्रम के पास भेजता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने महेश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। या तो तुम चुपचाप उसे उसका बिजनेस और उसका घर लौटा दो, वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। वाह, अब एक संतरा आकर मुझे धमकी दे रहा है। पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो, और दूसरी बात, मैं उसे उसका कुछ भी नहीं लौटाऊंगा। आज से यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अच्छा, तो मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे? जादुई संतरा अपने जादू से एक रस्सी से उसे वहां पर बांध देता है और अपने जादू से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी आदत खराब हो जाती है। अगर तुमने अभी के अभी महेश को उसका सब कुछ नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी हालत इससे भी बुरी कर दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं महेश को उसका सब कुछ लौटा दूंगा। जादुई संतरे से डरकर विक्रम महेश को उसका बिजनेस और घर वापस लौटा देता है, जिसके बाद सभी लोग पिंकी की बातों पर यकीन करते हैं। वो खुद जाकर जादुई संतरे के पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद शारदा भी अपनी बहू और पोतियों से नफरत नहीं करती। अब सब लोग घर में खुशी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। बेलापुर नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। उनका 4 साल का एक बेटा सोनू भी था। किशन का अपना एक मूली का खेत था। वो अपने खेत में उगी मूलियों को बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। उनका गुजारा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पैसों की बहुत लालची थी। वो कभी भी किशन की कमाई से संतुष्ट नहीं होती थी। वो हर रोज किशन से किसी न किसी नई चीज की डिमांड करती ही रहती, जिस वजह से किशन भी कभी कभी उससे बहुत परेशान हो जाता था। सुनिए जी, आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000 रुपए? लेकिन वो किस लिए? अरे किस लिए क्या, मुझे घर का राशन लेकर आना है। क्या? लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें राशन लाने के लिए पैसे दिए थे। क्या इतनी जल्दी घर का सारा राशन खत्म हो गया? नहीं, वो दरअसल जब मैं राशन लेने बाजार में गई थी तो वहाँ पर कपड़ों की सेल लगी हुई थी। वहाँ पर मुझे अपने लिए कुछ साड़ियाँ पसंद आ गई, तो मैंने राशन के पैसों से वो साड़ियाँ खरीद ली। हे भगवान, मैंने तुम्हें राशन लाने के लिए पूरे 5,000 रुपए दिए थे, तुमने उन सारे पैसों से साड़ियाँ खरीद ली। अगर तुम्हें अपने लिए साड़ी खरीदनी भी थी तो एक साड़ी खरीद लेती। तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम हमेशा उन पैसों को फिजूल खर्ची में खराब कर देती हो। आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अब अपने लिए कपड़े खरीदना भी छोड़ दूं? मेरी सारी सहेलियों के पति इतने अमीर है, वो तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन आप हो कि मैं जरा सा कुछ खरीद लूं तो उसी में मुझे 4 बातें सुनाने लगते हो। मैं तो आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैसों को बर्बाद कर रही हूँ तो मैं आज ही सोनू को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, फिर आप अकेले ही इस घर में रहना। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हें जब भी मैं कुछ कहने लगता हूं तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। मुझे अब घर का राशन लाने के लिए किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। कम से कम थोड़ा तो बात को समझा करो। सुलोचना मुंह बनाकर वहां से उठकर चली जाती है। किशन राशन लाने के लिए अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेता है। ये तो सुलोचना के आए महीने की बात थी। वो हर महीने कुछ ना कुछ फिजूल खर्ची करके किशन के सर पर लोगों का कर्ज चढ़वाती ही रहती थी। किशन ने अपने बेटे का दाखिला एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में करवाया हुआ था, जहां पर अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन एक दिन जब सुलोचना अपने बेटे को स्कूल में लेने गई तो रास्ते में उसे अपनी एक बचपन की सहेली पुष्पा मिली।
अरे पुष्पा, तुम्हें कितने सालों बाद देखा। तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो क्या? हाँ, मैं बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही रहती हूँ। आज मन्नू के पापा घर पर नहीं थे तो मैं उसे स्कूल से लेने आ गई। अच्छा, तुम्हारा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा तो इसके आगे वाले मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मेरे पति ने मन्नू का एडमिशन उस स्कूल में करवाया है। हम सस्ते स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाकर उसका भविष्य खराब नहीं करवाना चाहते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है। कभी बाद में मिलूंगी तुमसे। सुलोचना सोनू को स्कूल से लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके मन में वही बात घूमती रहती है। हालांकि सोनू जिस स्कूल में पढ़ता था वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन अपनी सहेली की बात सुनकर अब उसे भी अपने बेटे का एडमिशन मॉडर्न स्कूल में करवाना था। शाम को जैसे ही किशन खेत से घर आया तो सुलोचना हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। तुम ये क्या कह रही हो सुलोचना? तुम जानती भी हो वो स्कूल कितना महंगा है। मैं पूरे महीने में जितना कमाता हूँ उतना तो उस स्कूल की एक महीने की फीस है। वैसे भी हम सोनू को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल सोनू के लिए अच्छा है। आपकी वजह से मेरा बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा। मैंने तो आपसे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भी अपनी सहेली की तरह किसी अमीर आदमी से शादी की होती तो मेरा बेटा आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता। कम से कम उसका भविष्य तो वहाँ अच्छा बन जाता। हे भगवान, मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी मन करता है कि संन्यास लेकर हिमालय पर चला जाऊं। कम से कम वहां मेरी जान को इतनी आफत तो नहीं होगी। आप चाहे हिमालय पर जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे मेरे सोनू का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना है, वरना मैं एक और दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। किशन सुलोचना की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो परेशान होकर वहां से अपने खेत में वापस चला जाता है और खेत के मंडेर पर बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। सुलोचना ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा अब मैं सोनू का एडमिशन मॉडर्न स्कूल में करवाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं। और अगर मैंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उसका एडमिशन वहां पर करवा भी दिया तो हर महीने वहां की फीस कैसे भरूंगा। हे भगवान, आप सुलोचना को थोड़ी सद्बुद्धि दो, ऐसे में तो मैं बुरी तरीके से कर्ज में डूब जाऊंगा। किशन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझती, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें न चाहते हुए भी उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, वरना तुम दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? किशन, मैं तुम्हारे खेत की जादुई मूली हूँ, जरा इधर देखो। किशन अपनी गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक मूली अपने पैरों पर खड़ी दिखाई देती है। अरे, तुम किस तरीके की मूली हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी मूली नहीं देखी जिसके हाथ पैर हों। देखोगे भी कैसे? कोई भी सामान्य मूली ऐसी नहीं होती। वो तो मैं एक जादुई मूली हूँ, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। जब से तुमने अपने खेत में मूली बोना शुरू की थी, तब से मैं तुम्हारे खेत में ही रहती हूँ और इसीलिए तुम्हारे खेत की फसल हमेशा इतनी उपजाऊ होती है। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें और कुछ ना कहे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी जादुई मूली? मेरी पत्नी की तो हर दिन एक ना एक ख्वाहिश होती ही है। मैं कब तक तुम्हें उसकी ख्वाहिश पूरी करने को कहता रहूंगा? आखिरकार तुम कब तक मेरी मदद करोगी? उसकी चिंता तुम मत करो किशन, मैं तुम्हारी मदद इस तरह करूंगी कि तुम्हें बार बार परेशान होकर मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये कुछ जादुई बीज देती हूँ, इन्हें तुम अपने आंगन में उगाना। इससे उगने वाली मूलियाँ तुम्हारी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। ये लो। जादुई मूली किशन को वो बीज दे देती है। किशन घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी उन बीजों को अपनी आंगन में उगा देती है। अगली सुबह जब वो आंगन में जाकर देखती है तो वहां पर साधारण मूलियों की जगह सोने की ढेर सारी मूलियां उगी होती है। बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मूलियाँ!
इन मूलियों को बेचकर तो मैं महारानी की जिंदगी जीऊंगी। मेरी जो सहेलियां मेरे सामने अपनी अमीरी दिखाती थी, वो मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाएंगी। किशन जी, आप इन मूलियों को सोनार के पास बेच कर आइए। मैं इन मूलियों को बेचकर सबसे पहले हमारे लिए एक आलीशान घर बनवाऊंगी। अब मैं एक और दिन भी इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहती। सुलोचना के कहने पर किशन बहुत सारी सोने की मूलियों को सुनार के पास बेच आता है। सोने की मूलियों के बदले मिले पैसों से सुलोचना अपनी झोपड़ी को हटाकर वहां पर एक नया घर बनवाती है। घर में काम करने को ढेर सारे नौकर चाकर रखवा लेती है और अपने बेटे का एडमिशन ही बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे जितना मर्जी खर्च करे वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सोने की मूलियों की जादुई फसल कभी खत्म ना होने वाली थी। तभी एक दिन सुलोचना के घर में काम करने वाली एक नौकरानी उसके पास आई। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? क्या तुम्हें पैसे क्यों उधार चाहिए? मालकिन, कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया था, लेकिन वहाँ से उसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ। इसलिए मैं उसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में करवा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन की दवाई से उसे आराम हो जाएगा। उसकी दवाई थोड़ी महंगी है। अभी मेरे पास उसकी दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। उन पैसों को आप मेरी पगार से काटते रहना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक भी पैसा उधार नहीं दूंगी। तुम जैसे गरीब फटीचरों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले हम जैसे लोगों से पैसे उधारी पर ले लेते हो और फिर कभी अपनी शक्ल भी दिखाने नहीं आते। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से आपका काम किया है। क्या मैं आपको ऐसी बेईमान नजर आती हूँ? मेरा बेटा बहुत बीमार है, बस इसीलिए मैंने आपसे पैसे मांगे, वरना मैं कभी भी आपसे उधारी नहीं मांगती। मैंने कहा ना कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। नौकरानी के बेटे की तबीयत खराब होने के बावजूद भी सुलोचना उसकी कोई मदद नहीं करती। उसकी ये बात जादुई सोने की मूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नौकरानी बहुत ही परेशान होकर वहां से जा रही होती है। तभी उसे जादुई सोने की मूली की आवाज आती है। सुनो सुनीता, तुम्हें अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? तुम यहाँ से एक मूली तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना। नहीं नहीं, ये मेरे मालकिन की मूलियां हैं, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकती। ये तुम्हारी मालकिन की मूलियां नहीं हैं, ये मेरी जादुई सोने की मूलियां हैं, और मेरा जिसे इन्हें देने का मन चाहेगा मैं उसे ये मूलियां दे दूंगी। ये लो, तुम ये सोने की मूली ले जाओ। बाकी सुलोचना ने जो तुम्हारे साथ किया है उसका हिसाब तो अब मैं करके रहूंगी। जादुई सोने की मूली नौकरानी को एक सोने की मूली देकर वहां से भेज देती है। तभी थोड़ी देर बाद सुलोचना जब अपने आंगन से सोने की मूली तोड़ने जाती है तो उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे, ये क्या हुआ? सुलोचना, तुम एक बहुत ही लालची औरत हो। तुम्हारे पास इतनी सारी सोने की मूलियां होने के बावजूद भी तुमने अपनी नौकरानी की मदद नहीं की। मुझे तो लगा था कि तुम अमीर हो जाओगी तो अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करोगी, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। मैं आज के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने आज तक तुम्हें जो भी दिया है, तुम्हारे पास अब वो कुछ भी नहीं रहेगा, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। नहीं नहीं जादुई सोने की मूली, तुम ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी को मदद के लिए मना नहीं करूंगी। तुमने अपना मौका खो दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अपने मन में सबके लिए मदद का अच्छा भाव रखती तो ऐसा कभी नहीं होता। इतना कहकर सभी जादुई सोने की मूलियां वहां से गायब हो जाती है। उनके वहां से जाते ही सुलोचना का बड़ा आलीशान घर फिर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है। उसके घर में रखे सारे पैसे भी पत्थर बन जाते हैं।
ये देखकर सुलोचना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता और उसे फिर से अपनी वही गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है।